अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मेटाबॉलिज्म यूनिट नंबर 3। अब इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर कुछ कि हम लोगों को सबसे पहले मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कि मेटाबॉलिज्म है क्या। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ एनाबॉलिज्म। उसके बाद कैटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एटीपी एनर्जी करेंसी कैसे है, और कुछ की टर्म्स आएंगे यहाँ पर आगे जिनको हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म या फिर हमारे अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके रिलेटेड। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वन है कि डिस्क्राइब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, और आउटलाइन बतानी है ग्लाइकोलाइसिस की, क्रैब साइकिल की और ईटीसी की। अब ये हमारे इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब मेटाबॉलिज्म अगर हम सेलेक्टिवली बात करें ना तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास होता है कुछ ना केमिकल्स का सम होता है। केमिकल्स कैसे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। कौन कौन से एक्शंस या रिएक्शंस जो भी हमारी लिविंग ज़िंदगी के लिए नेसेसरी हैं, हमारी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो की टर्म्स हम लोग हमेशा सुनेंगे। सबसे पहले आता है एनाबॉलिज्म, देन आता है कैटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले एनाबॉलिज्म को समझिए कि एनाबॉलिज्म हमारे पास है क्या। एनाबॉलिज्म को हम बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चावल लेते हैं, चावल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम लोग बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं। उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, जब भी हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो उसके नतीजे में हमें थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी बिना आग के, बिना हीट के हमारी बिरयानी नहीं पक सकती। इसी तरह एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एनर्जी चाहिए होती है चीज़ें बनाने के लिए। वो एनर्जी हमें कौन देता है, वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है एटीपी। एटीपी हमारे पास एनर्जी की करेंसी है और यही एनर्जी हमारे केमिकल्स रिएक्शन को मिलती है जिसके नतीजे में चीज़ें बनती हैं। अब हमने बना ली बिरयानी, अब क्या हुआ कि एटीपी हमने उसको दिया, एनर्जी दी, जिसके नतीजे में बिल्डिंग हुई कोई चीज़। अब उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें तोड़ी जाती हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसके नतीजे में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी जो एटीपी हमने यहाँ पे दिया था चीज़ें बनाने के लिए, अब वही एटीपी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी इसमें से। अब अगर एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास एनाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिज्म को हम लोग बिल्डिंग अप के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, इसी तरह ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है हमारे पास। और अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म हमारे पास डिग्राडेटिव प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, डिग्राडेटिव, DITIV, ये प्रोसेस होता है। अब इसके नतीजे में क्या है, अगर हम देखें इन सब प्रोसेस को तो क्या हो रहा है कि बैलेंस किया जा रहा है बिल्डिंग अप और ब्रेकिंग डाउन को। मेटाबॉलिज्म अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें बनेंगी और कुछ चीज़ें टूटेंगी। इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर हमारे पास एक प्रोसेस बनता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस है। यहाँ पे बस बेसिक सी आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए डेफिनेशन लिखी गई है। अगर आप कोई लंबी डेफिनेशन चाहते हैं डिटेल, तो वो आप खुद गूगल से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी एनाबॉलिज्म की और कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस मौजूद है। सिंपली मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। एनाबॉलिज्म को बिल्डिंग अप रिएक्शन कहते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें बन रही हैं, एटीपी का यूज़ हो रहा है और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और इसी तरह कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन है। इसके आगे क्या लिखा है, रिलीज एटीपी फ्रॉम मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल टूटेगा वो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटीपी एनर्जी करेंसी। एटीपी एनर्जी करेंसी कैसे है या क्या है इसके पास, क्यों है इसको हम एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं। हमारे पास एटीपी, अगर हम एटीपी की बात करें तो इसके नाम से ही हमें सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
A स्टैंड करता है एडिनोसिन के लिए, T स्टैंड करता है ट्राई यानी 3, और फास्फेट यानी हमारे पास फास्फेट का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा। अब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट ATP है, जिसको हम एनर्जी करेंसी का नाम दे रहे हैं। एनर्जी करेंसी क्यों है? अब जब भी हमें कोई भी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, हम पैसे यूज़ करते हैं, यानी हम पैसे देंगे तो हमें कोई चीज़ मिलेगी। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या है, उसके लिए भी एनर्जी देनी होगी, करेंसी देनी होगी। कौन सी करेंसी हमारी बॉडी यूज़ करती है? ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। अब ATP क्या है? एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल होता है। एडिनोसिन हमारे पास क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बेस मौजूद होती हैं जिनको हम नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं, जो हमारे DNA फॉर्मेशन के लिए, हमारे RNA फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, क्योंकि हमारा DNA भी प्रोटीन है, हमारा RNA भी प्रोटीन है, और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के अंदर भी हम लोग यही नाइट्रोजन बेस यूज़ करते हैं। कौन सी बेस होती है इसके अंदर? यहाँ पर पाई जाती है एडिनोसिन। अब एक एडिनोसिन होगी इसके साथ, अब यहाँ पे देख लीजिए एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद ट्राईफास्फेट के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ इसके साथ होगी जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर क्या होती है? एक 5 कार्बन वाला एटम होता है, ये इस तरीके का कुछ नज़र आता है, ये हमारे पास आ जाती है राइबोज शुगर, जिसके अंदर 5 कार्बन है। अगर हम 5 कार्बन गिने तो एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ, यानी 5 कार्बन यहाँ पे मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंटोज ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट मतलब 3 फास्फेट, एक फास्फेट यहाँ, देन उसके बाद फिर फास्फेट, देन उसके बाद फिर फास्फेट। ये हमारे पास एडिनोसिन ट्राईफास्फेट का स्ट्रक्चर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। जब भी हम लोगों को एनर्जी देनी है किसी भी चीज़ को, यानी हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, हम चाहते हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो, तो उस नतीजे में क्या होता है कि ये ATP मॉलिक्यूल वहाँ पे जाता है और ये खुद को तोड़ता है मॉलिक्यूल। ये जो लास्ट वाला फास्फेट है ना, ये वाला इसका बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। क्या हो जाता है? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के नतीजे में क्या मिलती है? यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ कर देता है ये, और वो एनर्जी वो यूज़ करती है। एनर्जी रिलीज़ होने के बाद ये हमारे पास ATP क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से ये बन जाता है ADP, दैट मीन एडिनोसिन डाईफास्फेट, यानी अब इसके पास ये वाला ATP नहीं रहा, अब इसके पास 2 ATP मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से फर्दर हम एनर्जी निकालें तो हम उसके बाद में क्या करते हैं? ये वाला P भी निकाल देते हैं, ये वाला फास्फेट भी अलग कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? AMP। अब ये क्या है? ये हमारे पास अनचार्ज मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब इसके बाद एक फास्फेट है। अब ये चार्ज होने के लिए दोबारा कहाँ जाएगा? हमारे पास ये चार्ज होने के लिए वापस जाएगा किसके अंदर? ये जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो जहाँ से इसको चार्जिंग मिलेगी, यानी ये AMP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस ATP में, और वापस आके ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास स्लाइड है कि मेटाबॉलिक टर्म्स। हम लोगों ने जिक्र किया था कि हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक टर्म्स आएंगे। अब मेटाबॉलिक टर्म के अंदर सबसे पहले हम जो है ना वो टर्म देखेंगे कि कौन सी है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को तोड़ कर पढ़ना सीखें। कैसे? कि हमारे पास सबसे पहले है ग्लूको का मतलब होता है यानी ग्लूकोज। जहाँ भी ग्लूको आएगा दैट मीन्स वो वर्ड है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमने देख लिया। ग्लूकोनियो का मतलब होता है समथिंग न्यू। क्या चीज़? मतलब नियो मतलब न्यू, ग्लूको न्यू यानी ग्लूकोज बन रहा है न्यू। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जहाँ भी जेनेसिस का मतलब आए तो यू मीन ये चीज़ है हमारे पास फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन में हमारे पास हमें पता है जब भी कोई चीज़ बनेगी तो ATP लगेगा। अब यहाँ पे इस टर्म के अंदर ये जो डेफिनेशन है ना वो क्या कह रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम नॉन कार्ब्स। यानी हमें पता है कि ग्लूकोज किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो टूटकर ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज यूज़ की जा रही हैं। जैसे कि कौन सी नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्सेज हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं? सबसे पहले अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड यूज़ किया जा रहा है क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए।
या फिर हमारे पास यूज़ कर सकते हैं हम लैक्टेट। क्या यूज़ हो रहा है? लैक्टेट, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसको यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। या फिर नंबर 3 पे हम ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइसरोल हमारे पास क्या है? फैट्स है। ग्लाइसरोल हमने यूज़ किया क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। लेकिन हमने किसको यूज़ नहीं किया? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं किया क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस किस वजह से हमारी बॉडी कर रही है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को नीड है ग्लूकोज की, और हमारी बॉडी के अंदर डाइटरी सोर्स से ग्लूकोज नहीं आ रहा। जब भी डाइटरी सोर्स से ग्लूकोज हम लोग नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी उस नतीजे में क्या करेगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी हमारी बॉडी के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाएगी, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे ब्लड के अंदर। और ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, और जब हम ग्लूकोज का इंटेक नहीं करते तो वो वाइटल ऑर्गन्स से हमारे डैमेज होने का उनको खतरा होता है। जैसे कि ब्रेन, हमारे ब्रेन सेल्स ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी कंपनसेट करने के लिए खुद ब खुद अपने अंदर से जो स्टोर ग्लूकोज होती है उसको रिलीज़ करती है, ताकि ग्लूकोज का लेवल मेनटेन रह सके। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज हम लोगों ने ले लिया, अब उस ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे स्टोर करेंगे ग्लूकोज को? ग्लाइकोजन में, एज अ ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या होगा? ये कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिवर सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब बॉडी को नीड हो तो हम उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को रिलीज़ करवाया जाए। इसी का रिवर्स प्रोसेस अगर हम कहें तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी हम लोगों ने जो ग्लाइकोजन स्टोर किया था अब उसी को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज। अब क्या हो गया? अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी आ गई है, तो हम क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज हो सके। नंबर 4 इज ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन से हमें पता चल रहा है, अमाइनेशन मतलब अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप मतलब अमाइनो एसिड के अंदर से जो हमारे पास अमाइन ग्रुप है उसको रिलीज़ कराना, उसको ट्रांसफ़र कराना, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। चलो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड है ना, तो अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपली हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है एक अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप क्या होता है? NH और प्लस में 2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अमाइन ग्रुप। साथ में इसका मेन एलिमेंट होता है कार्बन, और ऊपर इसके लगा होता है एक हाइड्रोजन, और नीचे इसके लगा होता है एक R ग्रुप, ठीक है। ये R ग्रुप हमेशा वेरिएबल होता है, साइड चेन होता है, हमेशा हर अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होता रहता है। और साथ में इसके COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। अब हमारे पास जब भी अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास सिंपल है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला। अब इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मेजर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 9 अमाइनो एसिड क्या आ जाते हैं? एसेंशियल आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें डाइटरी सोर्स से उसको किसी भी सूरत में लेने ही लेने हैं। बाकी के जो बचे 11 वो हमारे अंदर जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी कभी भी बना सकती है। अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो उनके अंदर नाम आ जाते हैं लाइसिन, वेलिन, हिस्टीडीन, फिनाइल एनालिन, और नॉन एसेंशियल के अंदर एलानिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड आ जाता है। अब ये कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये अमाइनो एसिड क्यों बन रहे हैं? लाइसिन है, वेलिन है, हिस्टीडीन है, या फिनाइल एलानिन है, या फिर एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये क्यों बन रहा है? इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? इनके अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास R ग्रुप है ना, हमेशा ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, अगर हमारे पास ग्लाइसिन अगर देखें, एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, अगर यहाँ पर हम H लगा देंगे R की जगह तो ये बन जाएगा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। वहीं पर
इसी R के साथ हम इसी R की जगह पर हम क्या लगा दें, हम लगा दें CH2। तो अब ये अमाइनो एसिड कौन सा बन जाएगा, एलानीन। इसी तरह ये R ग्रुप हमेशा वेरिएबल रहेगा, हमेशा चेंज होता जाएगा और हमारे पास अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। अब क्या हम लोगों ने इसके अंदर देखना है कि ट्रांस अमाइनेशन के अंदर क्या हो रहा है। हमारे पास मौजूद है, हमें पता है ये R ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा है। अब ये जो अमाइन ग्रुप है ना, एक अमाइनो एसिड, इसी अमाइनो एसिड के साथ एक नया ग्रुप, एक ऐसा ही अमाइनो एसिड और अटैच होगा और क्या होगा कि ये अमाइन ग्रुप जो होगा ना, ये वाला NH4, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस वाले अमाइनो एसिड से दूसरे वाले अमाइनो एसिड के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांस अमाइनेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांस अमाइनेशन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम वन अमाइनो ग्रुप टू एन अदर अमाइनो ग्रुप। इस प्रोसेस को हम ट्रांस अमाइनेशन कह रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी अमाइनेशन। जब भी डी अमाइनेशन की बात होगी, द डी स्टैंड फॉर रिमूवल। किसको हम कहेंगे, रिमूवल को कहेंगे, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप। यानी जो हमने अमाइनो एसिड का फॉर्मूला पीछे ड्रॉ किया था, जिसके अंदर NH2 आ रहा था, कार्बन COOH, हाइड्रोजन ऊपर था और R नीचे था। अब क्या हो रहा है, उसके अंदर से जो हमारे पास NH2 है ना, जो हम NH2 हमारे पास जो ग्रुप है NH2, इसको हम रिमूव करवाएंगे। इसके रिमूवल में, इसके नतीजे में हमें मिलेगा क्या, अमोनिया मिलेगा। अमोनिया मिलेगा तो ये जो एक सिंपल है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास अमोनिया का आ जाता है। अब अमोनिया क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक है। इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी एक ऑर्थेनाइन साइकिल परफॉर्म करती है, जिसके नतीजे से हम इसको रिमूव करते हैं। ये आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म आएगी उसके अंदर ये आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स से हमें जो है वो ग्लूकोज नहीं मिल रही होती, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर, उस फैट को तोड़ना स्टार्ट करती है। उस फैट को तोड़ने के नतीजे में रिलीज़ क्या होता है हमारे पास, कीटोन्स बॉडी। अब कीटोन्स बॉडी क्या होता है, कीटोन्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब कीटोन बॉडी एलिवेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में ब्रेक डाउन हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है, जब हम एक्सेसिव फास्टिंग करते हैं, या तो फास्टिंग कर रहे हैं हम, या हम लोग खाना नहीं खा रहे, या हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे, या आजकल बहुत ट्रेंड बना है, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ क्या परफॉर्म करते हैं, कीटो डाइट परफॉर्म करते हैं। कीटो डाइट मतलब वो सिर्फ फैट्स ही खाते हैं और फैट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो कीटो डाइट के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जब फैट कंज्यूम कर रही होती है इंस्टीड ऑफ कार्ब्स, तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करती है और उसके नतीजे में लास्ट में हमारे पास बनता है कीटोन। कीटोन एक हद तक हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। कीटो एसिडोसिस के नतीजे में क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है ना वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी ब्लड की जो पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, या तो फास्टिंग की वजह से होता है, या अनकंट्रोल डायबिटिक हो सकती है, या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास कीटो जेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है, कीटोलाइसिस हो जाती है, या कीटोसिस हम जिसको कहते हैं। अब डेफिनेशन है कि एक्सेस फैट की ब्रेकडाउन होगी तो जिसको हम कीटोन्स कहेंगे। अब हमारे पास था लास्ट, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव हमारा कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हम कैसे करवाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जब भी हम तोड़ेंगे ना तो उसके नतीजे में एक बात याद रखें, हमेशा हमें मिलेगा ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलकर किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हुई, ग्लूकोज टूटा तो टूटने के नतीजे में हमारे पास उसने 3 कार्बन वाला एटम मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम पायरावेट कहते हैं।
हमने पता था जब भी कैटाबॉलिज्म होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब इसके नतीजे में क्या मिला हमें, 2 ATP मिला, यानी 2 ATP हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद अब ये पायरुवेट फर्दर आगे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये हमें एनर्जी बना कर देता है। अब वहाँ पर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम, एक साइकिल परफॉर्म की जाएगी जिसको हम क्रैब्स साइकिल कहते हैं। क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलेगा और यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मज़ीद 2 ATP हमें मिलेंगे। उसके बाद ये पूरी क्रैब साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं जिसके नतीजे में हमें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ATP, NADP और FADH मिलेंगे जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडर हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा लास्ट हमारे पास NADH जो बनेंगे जितने, और FADH ये जाकर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवा देंगे वहाँ पे। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक चेन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कुछ कोएंजाइम मिलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और यहाँ पे जहाँ जहाँ वो जाता जाएगा वहाँ से ATP रिलीज़ करवाता जाएगा। ATP हमारे पास, हमें पता है, करेंसी है हमारे लिए। और टोटल ATP जो हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से वो है 38। अब नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है कि अभी ये ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप बाय स्टेप है। लोकेशन क्या है हमें पता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें से ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था वो टूट के 2 पायरुवेट देगा जो 3 कार्बन वाले होंगे। नेट गेन क्या होगा, यहाँ पर 2 ATP और 2 NADP हमारे पास मिलेंगे। एनएरोबिक होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होगी। इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन हो या ना हो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें पता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास फास्ट सोर्स है एनर्जी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वही जो ग्लूकोज तोड़कर हमने 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनाया था वो अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम की मौजूदगी के अंदर वो इंटर हो जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर, जहाँ पर 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएगा। अब इस स्टेप के लिए क्या है, इस स्टेप के लिए हम लोगों को नीड है ऑक्सीजन की। किसकी नीड है हमें, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे पास ये क्रैब साइकिल परफॉर्म नहीं होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, वही हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफ़र होता जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास, उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है NADH और FADH। इलेक्ट्रॉन पास होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ, मतलब बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बने हुए होंगे इस तरीके के, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और ये 3, और ये इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ से छलांग लगाएगा इधर, यहाँ से छलांग लगाएगा इधर। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जहाँ जहाँ से ये छलांग लगाएगा तो यहाँ से ATP रिलीज़ होंगे और एनर्जी जो है वो हमें मिलती जाएगी। ये पूरे जो हमारे पास प्रोसेसेस है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल्स में मौजूद है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ATP बनता है, यानी 34 ATP हमें मिल रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, अगर हम पीछे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 34 ATP मिल रहा है, ठीक है। अगर हम पीछे जाएं तो क्रैब साइकिल के अंदर हमें 2 ATP मिल रहे हैं, और पीछे जाएं तो हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP मिल रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा ATP कहाँ मिल रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मिल रहे हैं। अब यहीं पर लिखा है कि मेजर सोर्स ऑफ ATP कौन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये मेजर ATP सोर्स है। उसके बाद प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म आ जाएगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। अब प्रोटीन की सिंथेसिस में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हमने पीछे पढ़े थे, ट्रांसअमाइनेशन यानी एक्सचेंज ऑफ अमाइनो ग्रुप, डीअमाइनेशन आ जाता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप आ जाता है। अब ट्रांसअमाइनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हम लोगों ने बनाने होते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बना सकें। हर टाइप, हमारी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन मौजूद होती है। जैसे हमारे एयर की प्रोटीन अलग है, नेल्स की प्रोटीन अलग है, स्किन की प्रोटीन अलग है, मसल्स की प्रोटीन अलग है, और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनाते हैं। डीअमाइनेशन के अंदर हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं और उसके नतीजे में हमें मिलता है अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है। इसको एक्सक्रीट करने के लिए हम यूरिया की फॉर्म में इसको लाते हैं, और इसके लिए एक साइकिल होता है जिसको हम ऑर्थनाइन साइकिल
होता है, परफॉर्म करवाते हैं, जिसके नतीजे में अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक है इसको हम लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये इसके अंदर भी क्या होता है, इस इन द एंड फिर ये जाता है क्रैब साइकिल में, इंटरमीडिएट होता है, जहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे एनर्जी रिलीज करवाते हैं। उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म आ जाती है। जो फैट के मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, वो मिल के बने होते हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से। तो जब भी हम फैट को तोड़ेंगे तो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा। ग्लाइसरॉल जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, वहीं हमें पता है ग्लाइसरॉल से ग्लूकोज को रिलीज करवाया जाएगा। फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की मौजूदगी में, फिर ये क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। और उसके बाद हाईली एटीपी यील्ड होता है, यानी इतने एटीपी हमें कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं मिलते जितने हमें फैट मेटाबॉलिज्म से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सेस ब्रेकडाउन कीटोन बॉडी बना जाता है, जिसको कीटोसिस कहते हैं। और अगर कीटोसिस का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो कीटो एसिडोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब देखें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। अगर कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो 38 एटीपी पर ग्लूकोज देता है। प्रोटीन वेरिएबल है, डिपेंड करता है एंट्री ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल एंटर हुआ है हमारे क्रैब साइकिल के अंदर, तो उस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने एटीपी ये दे सकता है, कितनी एनर्जी दे सकता है। लेकिन फैट क्या है, वेरी हाई है, हंड्रेड्स ऑफ एटीपी पर फैटी एसिड देता है हमें। फैट मोस्ट डेंस एनर्जी प्रोटीन है बैकअप के लिए। अगर हम देखें ना कि हम लोगों को फर्स्ट सोर्स और क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। यानी हमें क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट देंगे ताकि वो टूटे, फ़ौरन ग्लूकोज रिलीज हो जाए। नंबर 2 पे अगर हम देखा जाए तो उसके बाद हमारी बॉडी किसको यूज़ करती है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारी बॉडी के फैट्स को यूज़ करती है। फैट्स अगर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर फैट्स भी हमारे पास नहीं है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सेव किया हुआ है वो उस प्रोटीन को यूज़ करना स्टार्ट करती है। प्रोटीन एंड ऑफ यूज़ होता है हमारी बॉडी का। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ करने लग जाए, दैट मीन वो जो पेशेंट है या वो जो पर्सन है दैट इज़ हाईली सिक। टेक अवे पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, नंबर 1 के मेटाबॉलिज्म हमारे पास सम है किसका, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें बन रही थी, कैटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें टूट रही थी। एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी है हर सेल के लिए, यानी एनर्जी हमें देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्विक एनर्जी है, फैट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म एनर्जी है, प्रोटीन हमारे पास बैकअप एनर्जी है। हर पाथ क्या है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी सब लिंक होगी क्रैब साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब यही चेन्स हम आगे फर्दर इनको डिटेल्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म हमें पता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का नाम है, तो उसके अंदर हम इन सबको डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।